इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है अर्शदीप डल्ला से जुड़ी हुई। खबर यह है कि एनआईए की चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि अर्शदीप डल्ला कनाडा से टेरर गैंग चला रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की और बड़ा खुलासा। गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला को लेकर एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के सूत्रों के मुताबिक अर्शदीप डल्ला ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से भारत में हथियारों की सप्लाई कराता था, जिसके लिए गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला ने बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया था, जिससे वो सीमा पार से आने वाले हथियारों की सप्लाई पर नजर रखता था और इस काम को अंजाम देने में उसकी मदद करता था नवीन बाली के जरिए ही अर्शदीप पाकिस्तान से हथियार मंगाता था। हथियारों की इस तरह सप्लाई के लिए ही बम्बिया गैंग के गैंगस्टरों ने अर्श डल्ला से हाथ मिलाया और बदले में प्रो खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल हो गए। अर्श डल्ला, सुखदूल सिंह और गौरव पटियाल कनाडा में बैठकर अपना आतंकी नेटवर्क चला रहे थे, जबकि गैंगस्टर कौशल चौधरी, सुखप्रीत सिंह और अमित डागर ने विदेशों में अपने साथियों के साथ मिलकर दहशत फैलाने और फिरौती लेने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया था, जहां बैठकर ये सभी अपना प्लान बनाते थे। और अभी हाल में गैंग वॉर के चलते कनाडा में सुखदूल सिंह की हत्या कर दी गई थी। भारत से फरार गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनुके की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। निज्जर हत्याकांड पर कनाडा पुलिस की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। 3 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पिछले कुछ दिनों से भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी देखने को मिल रही है और इसकी वजह है खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह की हत्या के पीछे भारत का हाथ बताया था, लेकिन निज्जर मामले में एक बड़ा सच सामने आया है। कनाडा पुलिस के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह की हत्या की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जी न्यूज के सवाल पर इस हत्याकांड की जांच कर रही टीम के प्रवक्ता सार्जेंट टिमोथी पिरोती ने कहा कि अभी और सबूतों के लिए तलाश जारी है। घटना के 3 महीने बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके साथ ही सार्जेंट टिमोथी पिरोती ने कहा कि 16 अगस्त के बाद कोई अपडेट नहीं है। जांच टीम के प्रवक्ता के इस बयान के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किस आधार पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया था। और खालिस्तानियों का मकसद सिर्फ भारत विरोधी एजेंडे के लिए भारतीयों का इस्तेमाल करने का नहीं था, बल्कि खालिस्तानी समर्थक तो इसके लिए फंडिंग भी जुटाते थे और ये फंडिंग रंगदारी के जरिए वसूली जाती थी। कनाडा से लेकर भारत तक खालिस्तानी एजेंडों को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तानी समर्थकों ने एक और रास्ता तलाश लिया है। एनआईए ने खालिस्तान और गैंगस्टर्स के गठजोड़ पर बड़ा खुलासा किया है। जी न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर्स के जरिए पंजाब से अवैध फंडिंग जुटाते हैं। पंजाब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर खालिस्तानियों के निशाने पर हैं। कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी पंजाब के गैंगस्टर्स के जरिए प्रोटेक्शन मनी वसूल रहे हैं। पंजाब में मौजूद क्लब मालिकों से भी रंगदारी टैक्स वसूली जा रही है। खालिस्तानी अब पंजाब के म्यूजिक इंडस्ट्री और कबड्डी लीग पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। इस बीच बब्बर खालसा के आतंकियों पर भी इंटरपोल ने नोटिस जारी किया है। बब्बर खालसा के आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के कपूरथला का रहने वाला करणवीर फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद है। करणवीर पर हत्या, एक्सप्लोसिव एक्ट, टेरर फंडिंग, आतंकी साजिश, आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि अपने संबोधन में वो आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान और कनाडा को आईना दिखाएंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज शाम 6 बजे यूएन में दुनिया के सामने भारत की बात रखेंगे। अपने भाषण में जयशंकर G20 में भारत की अध्यक्षता की कामयाबी की बात तो करेंगे ही, लेकिन माना जा रहा है कि जयशंकर खालिस्तानी आतंकियों की पनाहगाह बने कनाडा का भी मुद्दा छेड़ सकते हैं। यूएन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ मुखर रहा है। ऐसे देशों में पाकिस्तान पहले नंबर पर है, लेकिन अब लिस्ट में कनाडा भी जुड़ गया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सभी को खास एक तरह से इतने रिक्वेस्ट किया कि इस पर वो इतना कुछ कहें या निंदा करें भारत की, पर उनका जो अभी तक जितना भी रिस्पांस है वो बहुत ही सीमित है।
कनाडा ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का बेबुनियाद आरोप लगाया, लेकिन वो खुद इस बात को झुठला रहा है कि उसके अपने देश में खालिस्तानी आतंकी भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि जयशंकर संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में ऐसे राष्ट्रों के दोहरे रवैये को एक्सपोज करेंगे। कनाडा और भारत के बीच निज्जर हत्याकांड को लेकर चल रहे विवाद में श्रीलंका ने भारत का समर्थन किया है। श्रीलंका ने ट्रूडो के बयान को झूठा और अपमानजनक बताया है। निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत पर आरोप लगाने वाले ट्रूडो को दुनिया भर में कोई साथ देने वाला नहीं मिल रहा है। एक के बाद एक देश ट्रूडो को झूठा बता रहे हैं। इस लिस्ट में अब श्रीलंका भी जुड़ गया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि ट्रूडो बिना सबूत के ही आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा इस तरह के झूठ बोलता रहा है। इससे पहले कनाडा ने श्रीलंका पर नरसंहार करने के आरोप भी लगाए थे। Yeah, we have always suffered, and some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka. A terrible, total lie about saying that Sri Lanka had a genocide. Everybody knows there was no genocide in our country. निज्जर मामले पर ट्रूडो दुनिया के साथ साथ अपने देश में भी घिर चुके हैं। विपक्षी दल उनसे भारत पर लगाए गए आरोपों के सबूत मांग रहे हैं और ट्रूडो निज्जर आरोपों से जुड़े सबूत दे पाने में अब तक कामयाब नहीं हुए हैं। और जम्मू कश्मीर के बडगाम में पुलिस और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने संदिग्धों के पास से हथियार बरामद किया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में चेकिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सुरक्षा बलों को हथियार बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि इन इलाकों में कुछ संदिग्ध हथियारों के साथ छिपे हैं, जिसके बाद खुफिया इनपुट के आधार पर 2 अलग-अलग व्हीकल चेक पोस्ट बनाए गए और चेकिंग के दौरान 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी चेकिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने बारामूला में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया था। हाल ही में अनंतनाग में हुई आतंकी घटना के बाद से सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस और अलर्ट हो गई है। कश्मीर में अलग अलग जगहों पर चेकिंग चल रही है। अनंतनाग में हुई आतंकी घटना में एक डीएसपी समेत सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए थे। खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा से बिगड़े रिश्तों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अमित शाह खालिस्तानी आतंक को लेकर पंजाब सरकार से चर्चा करेंगे। अमित शाह आज अमृतसर जा रहे हैं, जहां वो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में उत्तर भारत के राज्यों के विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। लेकिन इस बैठक के बाद अमित शाह अलग से खालिस्तानी अलगाववाद और आतंक के मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं। अमित शाह खालिस्तान के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के गृह मंत्री से अलग से चर्चा कर सकते हैं। खालिस्तान और गैंगस्टर के गठजोड़ के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। अमित शाह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी अलग से इसी मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। आज दोपहर 2 बजे अमृतसर में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक होगी। इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी शामिल होंगे। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा के अलावा सीमावर्ती राज्यों में विकास की परियोजनाएं किसी तरह से प्रभावी तरीके से लागू हों, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। और खबर दिल्ली से, दिल्ली के भोगल में ज्वेलरी शोरूम से करोड़ों की चोरी हुई है। जानकारी के मुताबिक दीवार में छेद करके शोरूम में चोर दाखिल हुए और करीब 20 से 25 करोड़ की ज्वेलरी की चोरी की। अब पुलिस शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और बताया ये जा रहा है कि ज्वेलरी शोरूम खोला गया तो सोने चांदी के कई जेवरात गायब थे। और इसके बाद जब देखा गया तो ये भी वहां पाया गया कि किस तरह से दीवार एक तरह से तोड़कर। हम संडे रात को 8 बजे दुकान बंद करके गए थे और अब मंगलवार की सुबह 10:30 बजे हमने खोली तो सारी दुकान में धूल ही धूल नज़र आई। तो हमने कहा ये धूल कहाँ से आ रही है। फिर आगे बढ़े तो वो जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है उसकी दीवार में होल करके हमें ये लग रहा है कि सारा सामान उन्होंने चोरी कर लिया है। कितने का माल रहा होगा? अंदाज 20 से 25 करोड़ रुपए का सामान है। 20 से 25 करोड़ का? हाँ जी। अच्छा, सिर्फ गहने ही या कैश?
कैश तो होगा, 5-4 लाख रुपए कैश भी होगा और गहने और है ही सब सामान। कैसे बताया आपने, कैसे आए वो? ऊपर छत पे से तोड़ के आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो गुजरात में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 20 साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की 20,000 महिला कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करेंगे। इसका मकसद महिला आरक्षण बिल पारित होने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त करना है। 27 सितंबर को पीएम मोदी छोटा उदयपुर के बोडेली में 5200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। छोटा उदयपुर में पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद गांधीनगर में पीएम मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की 20वीं वर्षगांठ में शामिल होंगे। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत पीएम मोदी ने 28 सितंबर 2003 को की थी, लेकिन गुजरात रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर युवाओं को देंगे। इसके बाद आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल होंगे। और दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान को इंडस्ट्री में अपने बेहतरीन काम के लिए दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की है। साथ ही उन्होंने वहीदा रहमान को बधाई भी दी है। बता दें कि वहीदा रहमान ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। उन्होंने देवानंद की फिल्म CID से फिल्मों में डेब्यू किया था। हाल ही में वहीदा रहमान को दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जाने की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर लिखा है कि मुझे ये घोषणा करते हुए बेहद खुशी और सम्मान महसूस हो रहा है कि वहीदा रहमान जी को भारतीय सिनेमा में अपने बेहतरीन योगदान के लिए इस साल प्रतिष्ठित दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक वहीदा रहमान ने फिल्मों में अपनी उम्दा परफॉर्मेंस से लाखों लोगों का दिल जीता और अपना अलग मुकाम बनाया। और बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में जिन नामों का ऐलान किया गया है वो चौंकाने वाले हैं। बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सिटिंग सांसदों को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 39 उम्मीदवार हैं। खास बात यह है कि बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सिटिंग सांसदों को टिकट दिया है। इनमें मुरैना की दिमनी सीट से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया है। इनके अलावा सांसद राकेश सिंह को जबलपुर से उम्मीदवार, सांसद गणेश सिंह को सतना से उम्मीदवार, सांसद रीति पाठक को सीधी से उम्मीदवार और सांसद उदय प्रताप सिंह को गाडरवारा से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से टिकट दिया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं। बीजेपी के सिर्फ 3 सीटिंग विधायक हैं। सीधी, नरसिंहपुर और मैयर में बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी ने मौजूदा तीनों विधायकों को टिकट नहीं दिया है। नारायण त्रिपाठी को पार्टी के खिलाफ बयानबाजी का खामियाजा उठाना पड़ा, उनका टिकट काटा गया है। सोमवार को यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान सरकार के जुल्म की कहानी सुनाई। UNGA के मंच से कश्मीर की दुहाई देने वाला पाकिस्तान इस तस्वीर को देखकर शर्म के मारे पानी पानी जरूर हो जाएगा। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। Our people under Pakistani occupation is protesting last 3 months. Although our protest is continuous in 1948 and asking Pakistan to vacate this territory because it is not for Pakistan. इनका कहना है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में लोग कई महीनों से महंगाई और आतंकवाद का विरोध करते हुए सड़कों पर हैं। विरोध प्रदर्शन में पश्तून, सिंधी, बलूच के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और उन्होंने संयुक्त रूप से चरमपंथ और आतंकवाद की निंदा की।
Hundreds of PTM activists were arrested. कावेरी जल विवाद को लेकर बेंगलुरु बंद बुलाया गया है। शहर में बस सेवा से लेकर कई अलग अलग सेवाओं पर इस बंद का असर दिख रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद के चलते विभिन्न संगठनों ने आज बेंगलुरु में बंद का आह्वान किया है, जिसके चलते देश की आईटी राजधानी बेंगलुरु की रफ्तार थम गई है। हालांकि बेंगलुरु में विरोध करने वाले दो समूहों में भी विवाद के चलते मंगलवार और शुक्रवार को बंद का आह्वान किया गया है। इसमें से टैक्सी ड्राइवर्स और होटल मालिकों सहित कई एसोसिएशंस ने बंद का समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन स्कूल्स बंद रहेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर लोग सड़कों को बंद करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच कावेरी जल विवाद लंबे समय से जारी है। साल 1892 और 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर साम्राज्य के बीच हुए दो समझौतों के तहत दोनों राज्यों में कावेरी नदी के पानी के बंटवारे पर सहमति बनी थी। पानी के बंटवारे पर असहमति को दूर करने के लिए साल 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की भी स्थापना की गई। पहले भी दोनों राज्यों के बीच पानी को लेकर विवाद हो चुका है। Z News.